बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की आज मुलाकात हुई। बिलाशुबा एक मुस्बत पेशरफ्त है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के मुतमन्नी है और उनको तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क के जो मौशी हालात हैं इनको सामने रखते हुए जितने भी जायज़ मुतलबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की शुरुआत एक अच्छी नीयत से कर रहे हैं और आगे चलकर इस अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे कि मिलकर जो रियासत के मामलात हैं, मसाइल हैं, उन्हें हल किया जाएगा। इस मुलाकात के बाद जिसमें वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम शामिल थे, मीडिया टॉक भी की गई। एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से अमीर मुकाम साहब भी उनके हमरा मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू का एक मुंतखब हिस्सा हमने आपके लिए चुना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब अपनी सियासत करेंगे भी और कर भी सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए हम सब ने, इस फेडरेशन ने एक जिस्म एक जान बनकर उन खतरात का मुकाबला करना है जिनका पाकिस्तान को सामना है। ये पाकिस्तान हमारा है, हमने ऑफर किया है ताकि अभी हमारे जो वसाइल हैं उनको बरकरार लाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसे फैसिलिटी दी जाए। मुआशी हालात ठीक नहीं है, कल बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ हम भी ये देखेंगे कि जितना ही पॉसिबल है उतना ही मांगेंगे। हम ये नहीं कि जबरदस्ती वाला काम है कि हम वो चीज डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो। इस मुलाकात का निचोड़ ये है कि सत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी साझी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज बाज़ाब्ता तौर पर बहैसियत इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग की जानिब से पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और नए वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब के हवाले से अच्छी कलमात सामने आए हैं। पीएम की लीडरशिप और उनकी अहलियत के हवाले से मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो प्राइवेट सेक्टर से आए हैं और अब वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि वो उनमें अहलियत है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को टर्न अराउंड कर सकें। IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला भी कल से शुरू होने जा रहा है जो बड़ा क्रिटिकल है। 14 मार्च से 18 मार्च तक पाकिस्तान तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से भी बात करेंगे। अता तारड़ साहब का यह भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस मुल्क की मईशत की बहाली, इसका इस्तेहकाम है, इन्फ्लेशन में कमी लाना। साथ में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लेने के लिए जो ऑनलाइन पिटीशन की गई है या उसका सिलसिला शुरू किया गया है, उस पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिटिकल अप्रोच को बदलना होगा। इससे कबल उन्होंने IMF से 2 मरतबा रब्ता किया और अब यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया है। इसी पर्सपेक्टिव में हम गुफ्तगू करेंगे। कल सेनेट की 6 नशिस्तों का इंतखाब भी होने जा रहा है, जिस हवाले से आपको खबर दी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और पीपल्स पार्टी में इस हवाले से मफाहमत भी हुई है। 3 नुमाइंदा मुमताज शख्सियात इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। जनाब, हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, वफाकी वजीर बराए मैरी टाइम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया और दिली मुबारकबाद आपको। यू डिजर्व दिस मिनिस्ट्री और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें जो पोटेंशियल है उसमें टर्न अराउंड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाया चेहरा है सेनेटर हुमायूं मोमन साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और एस रिपोर्टर हैं, इकॉनमी के हवाले से आप इनकी खबरें, आप इनके तज्जिए सुनते और पढ़ते हैं। बेताब हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ कैसर अहमद शेख साहब, सर मैं आपसे करूँगा। अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आज मुलाकात हुई है, अच्छी बातें की हैं। टोन और टेनर जो है वो बड़ा पॉजिटिव था प्रेस टॉक में भी। क्या कहेंगे, इससे हम कुछ बिल्ड कर सकते हैं कि जो अब बात हो रही है कि तमाम बड़ी तीनों सियासी जमातें इस सेटअप में स्टेक होल्डर्स हैं, मिलकर आगे बढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, देखिए ये तो तयशुदा बात है कि कोई एक पार्टी पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी लेना या अक्सरियत लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये इलेक्शन हो गया, सबसे ज़्यादा सीटें और वोट लिए जो कि PTI के नुमाइंदा कैंडिडेट थे और उनका राइट था, फर्स्ट चॉइस था उनका। हमने ये कहा कि आप हुकूमत बना लें और फिर पीपल पार्टी ने भी उनको ये किया, लेकिन क्योंकि वो खुद पसंद नहीं कर, दोबारा इलेक्शन होना तो एक नामुमकिन सी बात है।
तो मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की पॉलिटिक्स में भी एक ठहराव आ रहा है, वो समझ आ रही है, एक दानिशमंदी वाली बात है, उनका अपनी पॉलिटिक्स है, बिल्कुल उनका राइट है, वो जब भी मेजॉरिटी की सीट के भी री इलेक्शन में लेंगे तो वो, लेकिन इस वक्त तो इनको सब पार्टियों के साथ मिल के चलना पड़ेगा इस सिस्टम में। इस सिस्टम में तो फेडरल तो यही है कि आप अंदर असेंबली में सूबे और जो अगर वफाक है आप वो मिलके चलते आप हैं। हमारे साथ हुकूमत वो खुद नहीं बनाना चाहते तो उनको एक ऐसी अपोजिशन में आना होगा जो कंस्ट्रक्टिव हो। और मैं समझता हूँ फ़र्क मैंने देखा, आज भी मैं जब कौमी अच्छा, असेंबली में गया, आप में कोई बदलाव आप देख रहे हैं? मैंने उमर अयूब साहब की बात हुई, मैंने आज काफ़ी ये देखा कि वो मामला फाहमी थी, समझ लेते हैं कि ये इस वक्त सिर्फ लड़ाई झगड़ा या सिर्फ टसल से मसले हल नहीं होने। लेकिन 2014 से मैं इनको देख रहा हूँ जो ये सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल कर रहे थे कि हर सूरत में असम्बली को नहीं चलने देना, वो कोई कामयाब तरीका नहीं था और इनको खुद भी शायद समझ आई है और अच्छी बात है। हम हर किस्म का तामन कर, हमने तो इनको चार्टर ऑफ इकानमी अपोजिशन में थे बैठे हुए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, तो उस 1500 वक्त अरब के बकाया जाते हैं। कल मेरे प्रोग्राम में शौकत यूसुफजई साहब भी थे। मैं इसलिए आपसे जानना चाहूँगा, आप फाइनेंस को बड़ा अच्छा समझते हैं जी। तो वो कह रहे हैं कि हमारे बकाया जात हैं, हमें वो वापस हमें मिलने चाहिए। तो आपकी सर इस हवाले से क्या राय है? क्या वजह बनी कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त, हमने सवाल भी किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस वक्त ये तकाजे किए गए थे? वो मुझे सिखा दे, मैंने तो असेंबली आज में कभी उन्होंने ये 1500 तो उनके अरब का बाद मीडिया टॉक में भी कहा आप है। देख वो उनका देखें ना, यही आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके मुतालबे किस किस्म के हैं। अपनी हुकूमत रही 3.5 साल, केपीके भी में इनकी थी और KPK में तो पूरे फेडरल हुकूमत भी और इन्हीं के हाथ में थी। अब देखिए सबसे ज़्यादा कर्जे इस वक्त केपीके हुकूमत में लिए, 10 साल से इनकी हुकूमत है। अगर ये अभी 15 साल हो जाएगी, ये नहीं 5 साल गुजरेंगे, Third term तो है। इनका देखिए, इनको तो सबसे ज़्यादा उसको जन्नत बना देना चाहिए एक केपीके को, और वहाँ तालीम का फ़रोग़ होना चाहिए, वहाँ रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ पे सेहत के बड़े बड़े हॉस्पिटल। मैं कराची में रहता हूँ, सिंध हालां पीपल पार्टी का है, हमारी पार्टी का तो नहीं, सिंध उनके पास है, जी पीपल्स पार्टी। लेकिन सिंध में उन्होंने बहुत सेहत में कहा, उनमें कई खामियां भी हैं, ठीक है, लेकिन सिंध में हेल्थ पे बहुत काम हुआ है। जी, और हर उसका कोई वो कहता है कहते जो भी- हॉस्पिटल मैं- में हमारे साथ आज के हम पास भी- पंजाब वाले भी जाते हैं ना, तो हम सिंध में जाके इलाज सोचते हैं कि वहाँ कराएं। तो ये बात उन्होंने किया ना, काम किया, तो उसको देखिए, आप खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। पजीराई हुई सेक्रेटरी ना। साहब, सर, मैं तो आपसे- ये काम करके दिखाएं, सारा पाकिस्तान इनके साथ है, ये भी हमारे अपने हैं, हम सब एक पाकिस्तानी है ना, Obviously, स्टेट जी, स्टेट जो है सबकी है। वो जैसे तो बात ये हुई कि आज- सियासत अपनी, लेकिन तो रियासत सांझी। आज की मीटिंग जो है बड़ी खुशाइंद है, मैं इसको वेलकम करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये मुतालबे अपने जो इनके जायज़ मुतालबे हम क्यों नहीं मानेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से पहली मीटिंग में कहा है अच्छा, कि जो हम पाकिस्तान कैबिनेट को की आगे लेके जाना चाहते हैं, आइए बैठिए, हम झगड़े बंद करें और देखें कि उसमें कोई मैं जायज़- लौट के जब आपके पास आऊंगा कि वो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं जब आप कहते हैं आइए बैठिए, उसके लिए इनको कितनी स्पेस देंगे। सेनेटर हुमायूं साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने भी ये विजुअल्स देखे, अच्छे मुस्बत तस्वीर हैं जहां वजीर आला मौजूद हैं, वजीर आजम। देखिए, अब तो हुकूमत साजी हो गई ना, आप लोगों के अपने सियासी मुतालबात भी हैं, वो आप जदोजहद सेनेट में आप मेंबरान असम्बली करेंगे, आप लोगों ने एहतजाज भी किया 2 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल संडे को। लेकिन जो हुकूमत साजी मुकम्मल होने के बाद अब वफाक और सूबों को आगे मिलकर बढ़ना है। आज भी वज़ीर आला साहब कहते हैं कि हमारे 1500 अरब रुपए के बकाया जात हैं, वो हमें दिए जाएं। फिर कुछ इंतज़ामी मामलात हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले से भी उनका है कि हमें चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। तो एक बेहतर इश्तराकी अमल, वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। उसके लिए बाज़ जो एनवायरनमेंट होती है उसमें दोनों तरफ से चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि आपका जब तक आपका बेसिक जो इशू है ना वो रिज़ॉल्व नहीं होता, आगे मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है अगर बेसिक इशू रिज़ॉल्व नहीं है। अभी शेख साहब कह रहे थे कि हम लोगों ने इनको दावत दी थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ विनर देखा जाता है तो फिर व्हाई डिड मियां नवाज शरीफ डिड द विनिंग स्पीच? जब वो विनर ही नहीं है, व्हाई डिड ही डू द विनर स्पीच? दैट्स अ क्वेश्चन ना। सो हमारा तो तकाजा यही है कि वो क्या है कि मेरा वोट जाता है किसी और को, मेरा वोट निकलता है कहीं और से। तो वही वाली बात है। तो हमारा तो असल मकसद वही है। अब उसको वो तो हम लगे हुए हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं करेंगे। लेकिन नहीं, लेकिन देखिए एक बात देखिए, लोगों को भी तो फायदा देना है। देखिए मेरी बात सुनिए,
केपी की हिस्ट्री है, केपी ने कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, टिल पीटीआई केम इन, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी दफा उन्होंने नहीं आने दिया। तो कोई तो ऐसी चीज सही हो रही होगी वहां पे, जो वहां के लोग हर दफा पहले से ज्यादा वोट दे रहे हैं। ठीक है ना, अवाम दे रही है ना, मतलब मैं तो जाके नहीं दे रहा, तो अवाम दे रही है। तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो बाकी उस जगह पे उस हिसाब से नहीं हो रही। अगर आप ग्रोथ देखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ देखते हैं, तो आपने सबसे ज्यादा पिछले 3 इलेक्शंस में 13, 18 एंड 24 में आपने मुसलसल ग्रोथ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखे। अगर आप उनके वोट काउंट्स करें और उनके उस लिहाज से देखें तो पोटेंशियल ग्रोथ है उनकी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट उसमें आई बिलीव नेक्स्ट उसमें तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ वोट एक्स्ट्रा पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ दिस। ओके, ठीक है, तो हमें उस चीज का प्रॉब्लम नहीं है। हम जो कर रहे हैं हमारे लिहाज से हम बिल्कुल सही करें। हाँ, मेरा नुकता है कि वो जो इतनी स्टैगरिंग फिगर है 15 वो है देखिए, वो खाली ये नहीं है, वो हर तरफ है, वो हर तरफ है। देखिए ना आप, और ये कहने सबसे ज्यादा कर्जा भी लिया हुआ है खैबर देखिए, पख्तूनख्वा। देखिए, देखिए इस वजह से तैमूर झगड़ा साहब को बशीर देखिए, खजाना नहीं लगाया, मेरी बात सुनिए, मुजम्मिल असलम मेरी साहब को बात कराची से लेकर आए आप लोग। देखिए मैं एक बात बताता हूं, नहीं उसकी और वजूहत भी होती हैं। ठीक है, ये बात नहीं, पॉलिटिकल, वज़ीर आला साहब ने कहा- बात पॉलिटिकल चीजें होती है, उसको छोड़िए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, फर्ज करें मैं एक घर चला रहा हूं, अब आपने मेरे लेट्स से 1 लाख रुपए देने हैं जी, ठीक है। अब आप लोग मुझे मेरे 1 लाख रुपए नहीं दे रहे, मैंने घर चलाना है ना, तो मैं किसी से बोरो करके चला रहा हूँ ना। अगर मेरे पास 1500 अरब रुपए होते तो शायद मैं उतने कर्जे ना रहता। तो मतलब आप उस लिहाज से भी देखें ना, मेरा पैसा कहीं रुका हुआ है, और उस लिहाज से तो आप इन सब चीजों, मतलब यू मेरा मतलब इन नुकात पर भी थोड़ा फोकस करने आप की हर जरूरत चीज है पर आपकी फोकस सूबाई करें। हुकूमत को। देखिए वहां एक से होती है पार्टी देखिए और एक होती है केपी गवर्नमेंट। क्या करे, केपी एक सस्ती बिजली दे रही है और महंगी बिजली वापस ले रही है। ठीक है, उसमें केपी के कोई शेयर्स होते हैं, कुछ उनका रॉयल्टी होती है, कुछ होती है। तो उन्होंने यही तो कहा हुआ है ना कि ठीक है, उन्होंने देखिए उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई मसला नहीं है, आप हमें पैसे ना दें, हम जो बिजली का बिल है हम उसको आधा करके दे देंगे। ओके, ये मेहताब साहब से पूछते क्योंकि इकोनॉमी को बहुत समझते हैं। मेहताब साहब बताइएगा, क्योंकि कल ये बात काफ़ी हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा वो कह रहे हैं हमारे बहुत से बकाया जात हैं, हमें मिलने चाहिए, और बहुत इश्यूज भी हैं वहाँ पर फाइनेंस के। क्या कहेंगे इस हवाले से? और पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक फैक्टर्स में थोड़ा हमें अलग-अलग इसको डील करना चाहिए, क्योंकि हमारी अब इक्तिसादियात भी पोलिटिसाइज्ड हो गई है। जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये 2-3 इश्यूज हैं जिनको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि जो देखने वाले हैं उनको ज़रा आइडिया हो, पूरा पर्सपेक्टिव आए। इशू ये है कि जो नेट हाइडल प्रॉफिट का इशू है, ये तकरीबन पिछले 20 से 25 सालों के दौरान का इशू है, ये आज का इशू नहीं है, और विद टाइम ये जो है ना एक्यूमुलेटेड है। इस दौरान पीटीआई की अपनी भी गवर्नमेंट आई, लेकिन रिकंसिलिएशन का इशू है। रिकंसिलिएशन का इशू इस वजह से है कि एक स्टांस वो है जो केपी का है, ओके, और एक स्टांस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पावर का और वापडा का भी है। अब रिकंसाइल आप कर लें, उनका जो हक बनता है वो हो, उस पर मैं नहीं कोई उस पर कहता कि उनका कौन ठीक कर रहा है, लेकिन उस पर रिकंसाइल करने की जरूरत है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस टाइम अगर चारों सूबों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वीक फाइनेंशियल पोजीशन केपी की है। उसकी मुतद्दद वजूहात हैं। आप ये जो हम कहते हैं ना कि एनएफसी के तहत जो रिसोर्सेज हैं वो सूबों के पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इसके अंदर ये भी तो देखें ना, ये सूबे जितने भी हैं उसमें केपी भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है और बलूचिस्तान भी है। इन्होंने अपने रिसोर्सेज कितने जनरेट किए? यस। अब अगर आप किसी को इजी मनी की आदत डाल दें और उसको ये बताएं कि उसे सिर्फ पैसे स्पेंड करने हैं, कमाने नहीं है। मुझे एनएफसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां पे यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स करने की तो जरूरत है। मसलन मैं नहीं कहता कि शेयर कम हो, सूबों का शेयर कम करने का मैं हामी नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज का जरूर हामी हूं कि अपने रिसोर्सेज जनरेट भी करें ना। जितने रिसोर्सेज वो सेंटर से ले रहे हैं उसके इक्विवेलेंट अपने रिसोर्सेज भी जनरेट करें। ये बड़ा अहम नुकता उठाया इन्होंने। तो ये वो बुनियादी चीज है जिसके तहत ही अभी मैं आपको बताऊं, अभी आईएमएफ की टॉक्स होने वाली है ना जी, कल से। एक इंपॉर्टेंट इशू उसके अंदर ये भी है कि सूबों ने तय किया हुआ है कि रेवेन्यू सरप्लस जनरेट करना है उन्होंने। अच्छा, क्या इस साल के दौरान वो रेवेन्यू सरप्लस जनरेट करेंगे?
करेंगे आप ख्याल में? ये एक इशू है। अभी 6 माह के दौरान अगर आप देखें तो उतना रेवेन्यू सरप्लस उन्होंने नहीं जनरेट किया जितना उन्हें करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, इस पे हम एक छोटा सा दोबारा लौट के आएंगे, बात करेंगे, वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद इस नुक्ते भी मैं जानना चाहूंगा कि ये गर्मा गर्म सियासी मुबाहिसे बहस और इसके लिए तो फोरम्स ही मौजूद हैं, लेकिन इन नुकात पर भी अब फोकस करना होगा कि जब मैंडेट मिलता है और आप कहते भी हैं कि लोग हमें ज़्यादा मैंडेट देते हैं, तो उसका रिटर्न बैक के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी हो ताकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो आपका जिम्मा है वो भी आपको करनी होगी, और दीगर नुकात भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कम आमदनी वाले 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार उनकी दहलीज पर इज्जत व वकार के साथ, ताकि हर घर में सजे खुशियों और बरकतों का दस्तरखान। निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर। जी वेलकम बैक। मैं चाहूंगा इस पे आप भी जरा अपना कमेंट कीजिएगा। आप माशाल्लाह कैबिनेट में हैं, सूबों की सर जिम्मेदारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी करें। एनएफसी अवार्ड से आप लोग खुद कहते हैं वफाक में वजारतें तो बहुत हैं लेकिन पैसा पूसा कोई नहीं है। जितना भी पैसा आप लोगों के पास होता है वो जो हमारे इतने पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली मेडन स्पीच में कहा 80,000 अरब डॉलर है, कितने हैं जी हमारा पूरा कर्जा जो है ना जी हमारा 80 ट्रिलियन के लगभग है। 80 ट्रिलियन अरब रुपए, 80,000 अरब रुपए कर्जा है। 80 ट्रिलियन तो वो तो उसकी तो सूद की सारी पेमेंटें और जो होता है इंटरेस्ट वो तो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। तो ये जो इतना बिग चंक सूबों को जाता है, इस पे भी कोई आप इस्लाहात की जरूरत है? देखिए बिल्कुल, ये जो एनएफसी हुआ इसका मकसद ही यही था। 18वीं तरमीम हुई, जितना रेवेन्यू है उसका शेयर बन गया कि ये सूबों को मिलेगा। और मकसद ये था कि वो अपना, जैसे अभी मेहताब साहब ने कहा कि अपना जनरेट करें। हाँ। सूबे अब तो हर चीज़ कर सकते हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट खुद से ला सकते हैं, इंडस्ट्री सारी उनके हाथ में है, कर सकते हैं। अब देखिए ना, अभी बात की मैं हम साहब ने, ये इन्होंने कहा जी क्या वजह है कि हर बार पहले तो कभी नहीं देते केपीके को वोट और तीसरी बार हमें दे दिया। ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आपने किया क्या है। आप गिनवाएं ना कि आपके यहाँ कितनी तालीम में इजाफा हुआ, सुबह के पास क्या होता है, आपने कितना रेवेन्यू में इजाफा किया, कितना आपने लोन कम किया, कितना आपने सेहत में इजाफा किया। सूबों ने क्या किया? किसी भी सूबे ने, सिंध ने मैंने आपको गिनवाया कि सेहत में वाकई एक किया है, ब्रेक थ्रू हुआ है। और रेवेन्यू जब तक सूबे नहीं करेंगे ना, हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं थी और वो सारा बोझ पड़ गया है फेडरेशन पे। अब फेडरेशन के पास रह ही कुछ नहीं गया। फेडरेशन को भी चाहिए कि अपना रेवेन्यू बढ़ाए, हर कोई टैक्स बेस बढ़ाए। ये देखें ना, इस वक्त टैक्स की शरह ना बढ़ाए। ये हमारी कल परसों काबीना में डिस्कस हुआ, हमारा 8-9 हज़ार अरब रुपए है। अगर टैक्स होता है तो कुछ भी नहीं है रेवेन्यू। हमारे यहाँ पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ना, 15% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए। पॉलिटिकल विल है अब मौजूदा हुकूमत की। इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ऑल आउट है। उन्होंने यही कहा कि मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि लीकेज हो रही है हर जगह, हर कहीं, और रिबेट्स जो दी जा रही हैं वो मराद याफ्ता तबके को दी जा रही हैं, आम आदमी को नहीं पहुंच रही। ये महंगाई भी जो है, और मैं बिल्कुल, और इस बात पे मैंने बहुत एम्फसाइज किया है प्राइम मिनिस्टर, मैं जब स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर साहब का पिछला जो बजट आया है तो उसमें भी मैंने यही कहा कि आम आदमी तक तो ना तो कर्जा पहुँचता है। देखिए अभी ये एहसास हुआ है, पूरे आपका जो कर्जा है, कर्जे के बगैर एक टैलेंटेड बच्चा है, कोई पढ़ के निकला है, सिर्फ जॉब तो नहीं करेगा ना वो अपने काम में जाएगा तो उसके पास पैसा ही नहीं होगा। सिर्फ 7% ऑफ द टोटल जो कर्जा पाकिस्तान का है वो एसएमईज को दिए, जो मिलियंस हैं जो अपना कारोबार करेंगे, जो एग्रीकल्चर में जाएंगे, पैसे के बगैर। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने ये देखा है 93% आप बड़े बड़ों को दिए, चंद हज़ार लोगों को मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ चैम्बरों में, और मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ कि हमारे बैंकर्स को क्या, बैंकर्स ने हमें क्या किया वो उनके ऊपर, क्योंकि टैक्स बहुत है ना, गवर्नमेंट को आसान है उनसे टैक्स लेना, उनको ओपन हैंड दिया हुआ है। वो अब किस तरह वो तो बिजनेस को ख़राब कर, ज़्यादा कर्जा दे रहे हैं गवर्नमेंट को,
प्राइवेट सेक्टर में ना वो कर्जा थे। आपने असल प्रॉब्लम हमारा जो है ना, Yes. हर जगह पे फेडरेशन में और सूबों में इकॉनमी को बूस्ट करना है, कारोबार बढ़ाना है, कारोबार में ग्रोथ करनी है। इंडिया चाइना हमारे रीजन में ग्रोथ हो रही है। देखिए सबसे अहम नुकता मतलब है कि ये हमारे रीजन में और मुल्क ग्रोथ कर रहे हैं और हम आईएमएफ से प्रणाम ले जा रहे हैं। अनवार ये है कि दुनिया में इस वक्त अमेरिका में ग्रोथ नहीं हो रही, यूरोप में नहीं हो रही, मेरे रीजन में ग्रोथ हो रही है। कहाँ? चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में। एक मेरे यहाँ नहीं हो रही। देखिए, तो ये मेरा फॉल्ट है, बिल्कुल प्योरली मेरा फॉल्ट। ब्यूरोक्रेसी, मैं आज 2 दिनों से ब्रीफिंग ले रहा हूँ उन्हीं ब्यूरोक्रेसी से जिनके बारे में आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो और मैं और इस पे मजबूत हो और गया। आपकी वजारत बड़ी अहम मैं है, और मैरीटाइम। मुझे बहुत अहम वजारत मिली है। मैं इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा, कोशिश करूंगा कि चलिए, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे मिलजुल के मशवरे से लोगों को साथ लेके। बहुत अहम है। देखो पोर्ट्स, दुनिया में पोर्ट्स कहाँ चली गई? हमारे यहाँ कराची पोर्ट किधर है? जो टाइम हमारे यहाँ लगता है, जो टाइम हमारे यहाँ लगता है ना किसी माल के क्लियरेंस में, ठीक है, वो बम्बे पोर्ट में आधा लगता है। तो टाइम की टाइम इज मनी है। जो कंटेनर उतरता है, इसी तरह गवादर का कुछ भी नहीं हमने किया। गवादर में बहुत कुछ हो सकता है। ये जो पोर्ट कासम है, पोर्ट कासम में आज मुझे उन्होंने बताया कि ड्रिजिंग के लिए ना, कि वो नए यानी पोर्ट्स वहाँ पे समुद्र को इजाफा करने के लिए वो कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाहर की कंपनियों से वो देने को तैयार हैं, वो इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार। हमारा ब्यूरोक्रेट रोक के बैठा है। हाँ। मैं एक नुकता आपको बताऊं, रोकते हैं कि आप आज आपस मुझे में ये गुत्था होते हैं ना आज सारा मुझे वक्त। एक ब्रीफिंग हुई। मैं छोटी सी बात आपको करूँ कि किस तरह हमें रोको। मैं कैबिनेट भी लेके जाऊँगा उसको, कि IMF ने 7 साल पहले कहा कि जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है उसका आप चेयरमैन को के अलावा आप CEO बनाएं जो प्राइवेट सेक्टर से लें, चीफ एग्जीक्यूटिव। 7 साल हो गए हैं, उसके प्रोसीजरों में ही अभी हमें बना ही नहीं है। सर बड़ा इंपॉर्टेंट रोक के IMF रोक ही रखेगी। हमारे यहाँ जो मुबाहिसे भी होते हैं, अब जैसे सेनेट में तो बड़े अच्छे ब्रेन्स और माइंड्स आते हैं, चले कौमी असम्बली में भी बहुत जबरदस्त लोग आते हैं, लेकिन पब्लिक का वोट होता है, वो पब्लिक सेंटीमेंट का ज्यादा इजहार करते हैं। मैं ये जानना चाहूँ कभी इन नुकात भी आप लोगों की डिबेट्स हुई है कि डेमोक्रेसी की तो हर कोई बात करता है, जो उसकी एसेंस है फंक्शनल डेमोक्रेसी, डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट इंप्रूव हो। जैसे उन्होंने बात की, आप कह रहे हैं जी पैसे देने हैं सही, और आप सही कह रहे हैं, आप लोगों का बनता भी है, लेकिन रेवेन्यू भी तो जनरेट करें ना, उस तरफ भी तो देखें सर। जो SAFC बना है ना, उस पे तो जो ये SIFC बेहतरीन SIFC जो बना है, अल्लाह करे अब उसके नताइज ये इदारा काम करेगा। ऐसा है कि पाकिस्तान में सारे जो चीज़ें बनती रही हैं वो अपनी जगह पे ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं फरारी दे दूं और उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हो वही 2 नंबरी कर रहा हो, तो फरारी का क्या फायदा? तो ये पार्लियामेंट इसलिए चेक के लिए है ना। नहीं, होल्ड ऑन, अगर 2 नंबरी हो तो उसको पिन पॉइंट करें। अच्छा, उसमें ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये दोनों लाजिम है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस, यस, प्लस जिनको हम ये सारी चीजें मिला के जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, दे आर ऑल। आपने UNDP की जो रिपोर्ट पढ़ी है जो कहते हैं कि 1% ऑफ पॉलिटिकल एलीट या 1% ऑफ जो रिच एलीट है, अब पॉलिटिकल एलीट मींस वो लोग जिनके पास पैसा है और ऐसी पोजीशंस में जो डिसीजन ले रहे हैं या जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ये सारे मिल के 1% जो है वो 9% ऑफ द GDP कंट्रोल करती है। पाकिस्तान का 1.1% जो लैंडलॉर्ड है ये 24% ऑफ एरेबल लैंड को कंट्रोल करता है। अच्छा, पाकिस्तान का जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो आज तक इनकंक्लूसिव है। रुकावट क्या है? मेरा सवाल ये है। रुकावट हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, रुकावट हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है। विल नहीं है पॉलिटिशियंस में जो जीत कर आते हैं, नहीं, देखिए उनके स्टेक्स इन्वॉल्वड इन सिस्टम में, दे डिराइव देयर स्ट्रेंथ एंड मनी फ्रॉम दैट सिस्टम। वो सिस्टम स्टेटस को नहीं चेंज तो होने तो देते। तब्दीली वाली जमात है, तो केपी में क्यों नहीं देखिए, हुआ? मैं आपको बता देता हूं। हम लोग, आई वाज द चेयरमैन ऑफ द हेल्थ कमेटी। हम लोगों ने अब हेल्थ के लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल। अब नर्सिंग काउंसिल में हमने आइडेंटिफाई किया था यूनानिमस डिसीजन कि यार ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं होना चाहिए, और उनमें से एक को हमने रिपैट्रिएट कर दिया था अपने पेरेंट, क्योंकि वो उस पे आए हुए थे, डेपुटेशन पे आए हुए थे। ठीक है, अरे रिपैट्रिएट हो गया। डू यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर 1 वीक? उसको दोबारा बुला लिया गया और 2 साल की एक्सटेंशन भी दे दी। ये किसने दी? ब्यूरोक्रेसी ने दे दी। उसके पीछे कौन होगा? मिनिस्टर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अभी क्या हुआ? अभी उसको परमानेंट कर दिया उधर,
तो आप देख लें कि फिर उसका अच्छा, उस इदारे का की output क्या होगी। उसके ऊपर FIA के रिपोर्ट्स हैं करप्शन की। 13,000 अपरेंटली 13,000 जाली नर्सिंग डिग्रीज दी गई हैं। मेरा नुक्ता यही था, मैं आपसे ही जानना चाह मैं रहा आपको एक बात बताता हूं, एक सेंटेंस में बताऊं पाकिस्तान में क्या होता है। हम लोग काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ब्लूमबर्ग की बात की आज अता तारड़ साहब ने, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़े बैंक के CEO थे, औरंगजेब साहब का कैबिनेट कुलीग हैं कैसर शेख साहब के, बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आप समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कोई ही विल क्लिंच द डील विद IMF? मैं इससे पहले अगर एक मुझे इजाज़त दे तो मैं ये सूबों और इसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस टाइम जो अरेंजमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, उसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रोविंसेस की डोमेन है। मसलन एग्रीकल्चर इनकम प्रोविंसेस की डोमेन है, GST ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस की डोमेन है, प्रॉपर्टी प्रोविंसेस की डोमेन है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो इन और चारों सूबों के पास अपनी प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं। अब इन्होंने परफॉर्म करना है। और मैं NFC की बात कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन करूँ। NFC बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उस NFC की कोई प्री रिक्विजिट्स थी। वो प्री रिक्विजिट्स ये थी कि हमने जो 9 या 10% ऑफ GDP पे खड़े हैं, हम इसको 5 सालों में 15% ऑफ GDP पे लेके जाना था। आज 2010 में हुआ था ये, आज 2024 में बैठे हैं, अभी भी हम 8.5-9% के दरमियान ही खड़े हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिस पे चारों सूबों को और सेंटर को मिल के काम करना है। और जितनी इनकी कोऑर्डिनेशन होगी, कॉमन इंटरेस्ट का इतना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें मामला क्यों नहीं तय हो पाते? यही बुनियादी बात है जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। IMF ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है उनकी टेक्निकल, इससे पहले अभी वो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एक नेशनल टैक्स एजेंसी की तरफ जाना चाहिए ताकि सेंटर और प्रोविंसेस बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए आगे बढ़ सकें। आपने जो बात की, मैं समझता हूँ IMF का ये जो मौजूदा प्रोग्राम है ये 12 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। अच्छा। इसकी टेक्निकल टॉक्स शुरू होने वाली हैं 14 से 18 तक, और इसमें एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो होगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा और ये वो लेकर जाएंगे IMF के बोर्ड के पास। 12 अप्रैल की डेट है, उससे पहले हमने ये करना है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि उन्होंने मैक्सिमम टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन उसमें फिर वही मैं आपको कहूँ FBR का एक इशू आएगा, प्रोविंसेस का रेवेन्यू सरप्लस जनरेट करने का एक इशू आएगा, डेट सर्विसिंग जो है वो एक इशू आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू एक इशू आएगा। तो वो ये सारे इश्यूज है और उम्मीद है कि इशू भी आएगा जो उन्होंने लेटर लिखा है IMF को। नहीं, ये तो देखें मेरा नहीं ख्याल IMF ने उसका जवाब एक्सरसाइज इन फर्टिलिटी, IMF ने उसका जवाब दे दिया था। उसका मकसद कुछ और था। नहीं, लिखा तो IMF उसका मकसद कुछ और था। उसका सिर्फ वो सॉरी जस्ट उसका सिर्फ ये मकसद था, जब IMF ये जो कह रहे हैं ना कि बेल ऑफ वाली जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं, जो बेल आउट करने वाला जो पैकेज था जो स्पेशल किया था, 3 उसके ट्रांच थे, ये तीसरा वो जो 9 माह का था वो था। उसके लिए वो स्पेशली इमरान खान के पास गए थे और उनसे उन्होंने जून जुलाई में कहा था कि आप हमें गारंटी दे के करेंगे। तो उन्होंने कहा ये है क्या, उन्होंने कहा ये इसके हम 3 वो करेंगे और फलाना करके। एंड में इमरान खान ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब इलेक्शंस होंगे तो हम जो उसके बाद आएगी तो होंगे। इमरान खान ने कहा था क्या इलेक्शंस होंगे? उन्होंने कहा हमें कहा गया है कि नवंबर में हो जाएंगे। उन्होंने कहा और फ्री एंड फेयर होंगे। जो इमरान खान ने कहा था आर यू श्योर कि ये फ्री एंड फेयर होंगे? उन्होंने कहा था यस। मुकालमे की क्या मंतक है सर? ठीक है ना, IMF तो एक लेंडिंग एजेंसी है, फाइनेंस की, उनसे पॉलिटिकल सवालात। देखिए ना, उन्होंने इमरान खान को रीएश्योरेंस दी थी कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। देखिए होता क्या IMF की एक मिनट हट जाए, फर्ज करें डॉक्टर साहब, आप जो है नहीं, एक मिनट हट जाए। एक बात याद रखें, जो डिसीजंस होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं या हार्ड डिसीजंस होते हैं, उसे तब लिए जा सकते हैं जब आपके पास मैंडेट हो। अगर मैंडेट क्या IMF से रीएश्योरेंस लेनी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की? हमने उसको सिर्फ याद दिलाना था कि आप लोगों ने ये कहा था और हमारा बिल्कुल हक था। अच्छा, मैं इसके बारे में अगर देखें, IMF एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनकी कंडीशनैलिटी या बेंचमार्क, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के अंदर होता तो नहीं है, लेकिन वो किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल रिस्क जब इंक्रीज हो जाता है तो उसके असरात जो है वो उसके ऊपर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये IMF का काम नहीं है, ये IMF का मैंडेट नहीं है।
अगर आईएमएफ की आप स्टेटमेंट को देखें जो उन्होंने जी। इस लेटर के जवाब में दी है, तो बेसिकली उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी हमारा मैंडेट ये नहीं है, हम इस काम के लिए आपको कैसे कह सकते हैं कि ये काम कैसे होगा। ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं एनएफसी के बारे में एक बात करना चाहता हूं। देखें, एनएफसी के तहत आपने सूबों को पैसे दिए, अब सूबों का क्या काम है, वो पीएफसीज करें, पीएफसीज Yes. करें ताकि लोकल गवर्नमेंट्स तक वो रिसोर्सेज जाएं और अपने रिसोर्सेज भी जनरेट करें। ये ना हो कि इजी मनी के नतीजे में और कोई काम ना हो। ये बड़ा सर, आप हमेशा कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू बी एन इकोनॉमिस्ट। मौजूदा हमारे वजीर खजाना, उनकी ही इज़ अ बैंकर, उनकी जो तारीख बताई गई है, उससे पहले शौकत तरीन साहब भी बैंकिंग सेक्टर से आए थे, गालिबन शौकत अजीज़ साहब भी बैंकिंग सेक्टर से आए थे, अब आपके कैबिनेट कोलीग है औरंगजेब साहब, वी विश हिम वेल और अल्लाह करे कि वो उनके जो इक़दाम हैं वो पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। अब क्या तवक्कुआत हैं? और आप नकात थे अपने दूसरे कोलीग इसाक डार साहब के। देखिए, उनके बारे में मैं तो पहली बार उनको मिला हूँ परसों। उनके बारे में अच्छी तवक्कुआत है, क्योंकि कहते हैं ये बड़े एमिनेंट वो इकानमिस्ट हैं, लेकिन बैंकर हैं। देखिए, अगर वो दूसरों से मशवरा, प्राइवेट सेक्टर से मशवरा करके चलेंगे, पहले प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों हमारी इकानमी आगे नहीं बढ़ सकी। देखिए, कोई एक शख्स, कोई भी, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। ऑब्वियसली सबको, एक तो मैं कहता हूँ कि तमाम पार्टियों को इन मामलात में बात चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिल के चल, अगर कोई इंतशार फैलाता रहेगा तो मुल्क और सबका नुकसान होगा उसमें। Obviously. इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इकानमिस्ट कितना भी हो जाए, उसको चाहिए ये कि वो बिजनेस वालों से, प्राइवेट सेक्टर इज इंजन ऑफ ग्रोथ। वो तो आए ही प्राइवेट ऐसा सेक्टर भी- से आए हैं। नहीं, वो बैंकर हैं। प्राइवेट सेक्टर से मेरा मुराद है जो कि खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग, जो कंपनियां, जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है। उनके कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस शटर हो चुका है, बाहर का कारोबारी यहाँ नहीं आ रहा, अपना कारोबारी हमारा बाहर जा रहा है। अभी भी अल्लाह करे इनके आने से, देखिए आज ही स्टॉक एक्सचेंज 2 दिनों से बढ़ नहीं रहा ना हमारे यहाँ। बात तो ये है कि अल्लाह करे हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े डेडिकेटेड हैं, उन्होंने कहा है हमने हर सूरत में पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ हो गया हमारे पास, और अभी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई और नहीं है मौका कि हम पाकिस्तान को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये मैं ये महसूस करता हूँ कि अगले 4-6 महीने अभी फौरी तौर पे IMF से नेगोशिएट हो रहा है, और जून का बजट और अगले 4-6 महीने बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। और मेरी ख्वाहिश है कि बाहर के लोगों का कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। असल चीज़ उसके लिए फिर यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बड़ी वो नागुज़ीर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इनसे गुजारिश कर रहे हैं बार बार, इनसे ये तो GSP प्लस के हवाले से भी ऑनलाइन पिटीशनें कर रहे हैं। ये तो और ऐड कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा वैसे कर रहे डॉक्टर साहब, हैं? ये कैसी political हमारे approach साथ है? अलग बैठ जाएं, अगर हमारे फॉल्ट है तो हम उसको ठीक, हम भी ठीक करें। ये नहीं कि हम कोई बहुत अच्छे काम, देखिए हमारी गलतियां भी हैं, तो अगर इनको उनको राजी करें ना फिर। राजी करने की हम तो पूरी कोशिश, आपके सामने बैठ के भी कोशिश कर रहे हैं। मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो मैंने इनको कहा कोई सब्जेक्ट लेके आइए। इन्होंने हम 3 आप- शराइत रखी है बड़ी कड़ी। नहीं, बात सुनिए, मुल्क सबसे प्रायोरिटी है, सही बात। इनकी भी हमारे भी, और ये इनको भी रियलाइज, मैं महसूस कर रहा हूँ कि इनमें चेंज है। और हमारे जो ये बड़ी खुशाइन बात है कि- SIFC जो है ना, वो एक ऐसा इदारा बनाया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, और उसमें असल में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। कभी पिछले ये होता था, यही कहा जाता था ना, एक पेज पे एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ, फिर वही एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखालफत शुरू हो जाती और कल उसका इजलास भी होने जा रहा है। मफाहमियत के बगैर कोई और पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं सर, है। मफाहमत के और बगैर टाइम भी कोई और बहुत कम ऑप्शन ही नहीं है। वो और आज- हमें अपने ब्यूरोक्रेट्स को ठीक करना पड़ेगा, हम अपने पॉलिटिशियंस को, हमें ये करप्शन को, देखिए हमारे यहाँ इस वक्त मेरे एस्टीमेट में प्राइम मिनिस्टर और ज़्यादा बता रहे थे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है 3 गुना उसमें करप्शन में, मिस एप्रोप्रिएशन में, अंडर इन्वाइसिंग में ज़ाया हो जाता है। मेरे ख्याल में कम अज़ कम, चलो 3 गुना वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन कम अज़ कम मेरा एस्टीमेट है कि 6,000 अरब रुपए खामखा ज़ाया हो रहा है। और हम प्लग कर सकते हैं 1,000-2,000 अरब आसानी से प्लग कर सकते हैं, जब तक हमारा रेवेन्यू इसका बढ़ेगा। मतलब हमारे पास सबको हल मिलेगा। हल मौजूद है। ठीक है ना, सबको मिलेगा। एजुकेशन पे लगाएंगे, ठीक है। एजुकेशन में मुझे ये बताइए, मैं कई बार आपके यहाँ ये जिक्र कर चुका हूँ कि NAD कॉलेज जो है इंजीनियरिंग का, ये पाकिस्तान बनने से पहले था कराची वाला। कराची में, और लाहौर मेडिकल कॉलेज भी जी, था। जी, वो बड़ा पुराना। इसी तरह यहाँ लाहौर में किंग एडवर्ड जी, कॉलेज और मुगलपुरा इंजीनियरिंग। ऐसे हमने सैकड़ों कॉलेज क्यों नहीं बनाए जो हमारे बच्चे टेक्निकल नो हाउ लेके रिमिटेंस ही भेजते, बड़े काबिल, हमारे 24-25 करोड़ दिमाग है। सर, अब मौका मिला है हमने ना। हमने तो हाथ कंगन को अभी हाथ मैं- से किया, अब अभी- आपने करके अभी दिखा मौका रहे है हैं। ना जरा कि हम हमारे करके साथ भी दिखाएंगे। बताने मैंने आपको कहा ना, ये बम्बे पोर्ट है उसका और कराची पोर्ट का, चलो वो हम मुआवजा आपसे कर वक्तन लें। वक्तन हम- आपकी हम वजारत के करेंगे, बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह हमारे इसमें। सब सर पॉलिटिकल अप्रोच की बात होती है पाकिस्तान तरीके से। पाकिस्तान की
3 बड़ी जमातों में उसका शुमार होता है। आप लोगों को बड़ा वोट पड़ा है, 92 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली में, पंजाब में 100 से ज़्यादा MPAs हैं, KP में आप 3/4 हैं, सेनेट में आप लोगों की साइजेबल एक सबसे बड़ी जमात है। सर ये GSP प्लस पे ऑनलाइन पिटीशन, फिर IMF को खत लिखना, ये ऐसी अप्रोच क्यों है? इसको क्यों नहीं तब्दील करते? अपने घर के मसले घर में हल करें। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट्स सपोज कि हम एक घर में 4 भाई हैं, ठीक है, और मैं और मेरा जो दूसरा भाई है, हम दोनों मिल के आपके हिस्से की चीज़ें हम हड़प कर जाते हैं, फिर आके कहते हैं यार मिल के ज़रा खाना खाते हैं यार, आप मेरे साथ बैठ कर खाना भी नहीं खाओगे, तो आपस में हल करें ना। सुन लेना दूसरे मोहल्ले जाकर उस बंदे को कहना कि हल करें। सुन लेना। उसके लिए जो कम से कम जो जिन लोगों ने हड़प किया वो ये बात माने कि हाँ यार हमने गलत किया है, हम आपको ये चीज़ वापस देते हैं, चलो थोड़ा सा निगोशिएट कर लेते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जगह पर आ गई थी कि जहाँ पे जो उनका एक हक बनता है ऑन द रिजर्व सीट्स, ठीक है, अब उस जगह को आप हड़प करने के चक्रों में पिशावर हाईकोर्ट में है ना, हर जगह। एक मिनट है जाए, हम लोग मफामत की बात करना चाहते हैं और सब कुछ करते हैं, तो मेरे लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुड कम फॉरवर्ड, MQM शुड कम फॉरवर्ड और सर कि नहीं जी ये इन्हीं का हक है, इन्हीं को दो, हम लोग नहीं लेते। चलिए वो तो आपकी बात एक मान लिया। मेरा सवाल सुन लेना, मैं उस पॉलिटिकल अप्रोच की बात करूं कि EU को ऑनलाइन पिटीशन कर रहा है, मैं उसका भी जवाब। आई एम नॉट अवेयर ऑफ के इट वाज डन बाय PTI और इट वाज डन बाय एनीथिंग एल्स। अगर इसको कोई इंडिपेंडेंट कर हो सकता है, इसमें आप लोग शामिल हो सकता है, इसमें MQM इट्स नॉट। अच्छा, सेंटर साहब जबरदस्त सर्जन है, लेकिन जो सियासत अब इनको आ गई है कभी सजी वाली, मैं आपको बता, देखिए डिफ्लेक्ट करना। देखिए इससे होता है, IMF का जब लेटर आया था ना, रऊफ हसन साहब ने उसको कैटेगोरिकली ओन जी, वो तो उनके साइन से गया, उनको ओन किया था ना, इसमें से उन्होंने टोटल डिनाई किया है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन उन्होंने कहा टोटल डिनाई किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो अता तारर साहब को एक उनको सू भी करेंगे अगर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ना दी। अच्छा, अगर आप लोग उसको बिल्कुल हाँ, कह रहे हैं कि वो कहा। अच्छा, इस पे अली जफर साहब को कहा गया है कि उनके लिए आप उनके खिलाफ एक वो डालें, ये केस डालें फॉर सुइंग देम। चलिए, आपका आ गया। अब ये चीजें हो गई, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान का है ना, अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से देखते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ें जो हमारे डिसीजंस लिए गए थे इन द पास्ट, ये जो सर्कल डेट की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे लिए एक मसला हुआ है, तकरीबन 4 या 5 ट्रिलियन कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, उसमें वो उसकी एक बेसिक वजह ये है वो डिसीजंस जो लिए गए थे। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है, मैं आपको मिसाल देता हूं। हल बताएं ना, तशखीस तो सबको पता है। नहीं, हल ये है कि डिसीजंस गलत है ना। साहिवाल का इंपोर्टेड कोल प्लांट जो है, साहिवाल में लगा हुआ इंपोर्टेड कोल प्लांट, क्या उसकी तुक बनती है? नहीं बनती। मतलब जो नेप्रा है वो भी कहते हैं कि इसकी कोई तुक नहीं बनती। कैसा साहब? नहीं बनती तुक। सर, कराची से उधर आ रहा है साहिवाल आ रहा है, कराची से साहिवाल आ रहा है, मतलब आपने अगर इंपोर्टेड प्लांट लगाना तो कराची में लगाएं। फैसले सही कर रहे हो? नहीं, ये बात सही नहीं कर रहे। कराची में लग गया, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है, बिजली पहुंचाएंगे कैसे? सर, तो उसके लिए आपको पता है कितना महंगा पड़ जाएगा? बढ़ेगा महंगा। देखिए कोई हल IPP क्या है? फौरी तौर पे ट्रांसमिशन, देखिए फौरी तौर पे ट्रांसमिशन लाइन नहीं बन सकती, टाइम लगेगा। उस वक्त तक बेहतर है कि आपने बिजली देनी है तो आप वहां लगा के, महंगा है ये, ठीक कह रहे हैं, हमारे पास सरप्लस बिजली है, हमारी कैपेसिटी ट्रांसमिशन नहीं है ना। सर जी मेरी बात सुने, तो अगर ट्रांसमिशन नहीं है तो भाई ट्रांसमिशन पे पैसे लगाओ ना, बिजली बनाने पे। हमारा मसला क्या है? बिजली हमने पहुंचा दी, 3.5 साल ट्रांसमिशन क्यों नहीं लगाई? एक मिनट लगाते तो आपको पता है दासू इस्लामाबाद, आपको पता है दासू इस्लामाबाद ट्रांसमिशंस के अंदर बहुत बड़ा घपला, इसमें 2 बंदों के नाम आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है जो हम लोगों ने IPPs के साथ किया, ये जो हमारा वो क्या हो सकता है, जो कैपेसिटी चार्जेस है वो किस बात पे आ रही हैं? सॉरी, कैपेसिटी वो क्या चीज हो रही है? वो ये हो रही है कि हमारी मुझे आपने अभी तक सर देखिए, इन डिसीजंस को आपने ठीक करना है। मुझे एक बात बताइए, एक आखिरी बात, आपको पता है स्टील मिल जो 2008 तक प्रॉफिट में थी, 2008 के बाद लॉस में जानी शुरू हुई है, और उसके बाद 2013 के बाद बंद हो गई। 21 और 22 में जाके इसमें अच्छा 4,500 लोगों को निकाला था 2020 में, 4,500 लोगों को बनाया। 2021 और 22 के अंदर
7.4 बिलियन रुपीस का इसने प्रॉफिट किया है। जी ये डॉक्टर साहब असल कल भी आपने ये बात की, आप थोड़ा समझें। 2013 के बाद हमने इसको प्राइवेटाइज करना चाहा, स्टील मिल नुकसान बंद था। बात तो उन्होंने बंद किया ना, जब असद उमर साहब ने इतनी मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, वो मेरे साथ मेंबर थे, रिकॉर्ड की बात है, आप उठा लें। आप लोगों ने कहा नहीं हमने प्राइवेटाइज करना ही नहीं देना, ना PIA को ना स्टील मिल को, ये भी रिकॉर्ड की दो बात अमली है। है ना। अब आप अभी लोगों ने कहा हुआ है कि हमें देखें, अगर वो करना, मुझे एक समझ नहीं आती। देखिए मुझे चलिए, एक मैं बात मेहताब बताएं, साहब की बजाय क्या ये क्या नहीं, लेकिन आपने उस बात का स्टील जवाब मिल नहीं दिया चलाना ना। इतना मुश्किल काम है? है मुश्किल है। तो फिर क्यों नहीं चलाई आपने? सर इन्होंने क्यों नहीं चलाई फिर? देखिए हमारा PIA और ये सारी इसी वजह तो से चला लेनी थी ना। आपके गुलाम पीटी सरवर साहब ने तो आपके बैठा बिठा दिया, आपके आपके बिस्तर पीटी- दी हुई है, सर, सर, आपके PIA पीटी का- अब आपने मुझे PIA का कहा, गुलाम आपको- सरवर साहब ने PIA को कहा छोड़ा। सर उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा सच है, लेकिन गलत तरीके से कहा है। कहा सच था जी। अच्छा सर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि लोकल इंपोर्ट कोल पे नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेड कोल पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन इशू ये है, ये बनाया इसलिए गया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बुनियादी रिक्विजिट ये थी कि इस मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल जो है वो बढ़ाना है। उसके बाद अब 2016-17 के बाद और 14 के बाद जो हुआ इस मुल्क के अंदर, प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रोथ जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए थी वो नेगेटिव में चली गई। अब ये जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है, ये बिल्कुल क्या ये ठीक रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजूहात जो है उस पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अगला IMF का प्रोग्राम है, इसके अंदर ये मेजर इशू होगा सर्कुलर डेट का और कैपेसिटी रीपेमेंट्स का। ये इश्यूज हैं, ये आमने खड़े हैं, दो वाले हैं। इन पे कोई बहस करता है इस पे बहस की क्या जरूरत है? बहुत या ज्यादा तो हो रही है। हम अपने मुल्क में तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें, अगर नहीं कर सकते तो रीजन के अंदर सेंट्रल एशिया से हम बिजली कुछ मौसम में लें और सर्दियों गर्मियों में लें और सर्दियों में उनको वापस भिजवाएं। इस तरह का रीजनल कनेक्टिविटी करें, यही हल है। इसके अलावा फौरी तौर पे कोई हल नहीं। चले, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है, बट वी हैड अ गुड डिस्कशन। हमने कम से कम उन नुकात पे बहस की व्यूअर्स जो कि तवज्जो तलब हैं और सियासी वो जिसे कहते हैं अब्रा आलूद मौसम की वजह से जो असल इश्यूज़ हैं वो मख्फी रहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कैसर शेख साहब आपका, और आपने कहा कि आप मैरिटाइम अफेयर्स में तब्दीली लेकर आएंगे, हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर हुमायूं साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की, और मेहताब हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने गुफ्तगू सुनी। कल सेनेट का भी इलेक्शन है, जो कि जिस हाउस के मेंबर हैं सेनेटर हुमायूं साहब, हम देखते हैं कि वहाँ 6 नशिस्तें कौन जीतते हैं, और 2 अप्रैल को 48 नशिस्तों का भी फैसला होना है। अब इन इलेक्शंस के बाद फोकस होना चाहिए तमाम सियासी जमातों का। अपने अपने फोरम्स मौजूद हैं, अगर किसी को कोई इतराज़ात हैं तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जाएँ, कोर्ट्स जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, लेकिन जिनको हुकूमतें मिली हैं वो कारकर्दगी करें ताकि 12 करोड़ 85,85,000 वोटर्स ने जो वोट दिया है उनको उनके समरात मिलना शुरू हों। इन्हीं नुकात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली नशिस्त तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी पर्सनल टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।